देखिए क्लास 10th में हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सब हमने आप लोगों को बता दिया था। आज हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण के लिखने की क्या विधियां होती हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन, हमने हेडिंग क्या डाला है, रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसको पहले समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण Mg+O2, MgO। देखिए ये दोनों आपके क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, ये दोनों आपके अभिकारक होते हैं। अभिकारक किससे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वालों को ही हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और देखिए हमने आपको डिफिनीशन में भी यही बात लिखाई है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों, अब उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है ना। ये क्या है, उत्पाद है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण, सिंपल सी। अब यहां पर आप वही चीज देख रहे हैं कि जो हमने आपको लिखाया है वही मैंने यहां पर भी आप लोगों को उदाहरण में समझाया है कि अभिकारकों को सूत्र के रूप में देखो मैंने निरूपित किया है और उत्पाद को भी मैंने सूत्र के रूप में निरूपित किया है। इसीलिए जब हम उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद को सूत्र के रूप में लिखते हैं तो वही चीज हमारी रासायनिक समीकरण बन जाती है। प्रतीक क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg प्रतीक होता है कि नहीं होता है, ऑक्सीजन का वो प्रतीक है कि नहीं है। यहां पर देखो वही चीज हमको उत्पाद में भी मिल रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इसने लिखा प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं प्रतीक भी लिख रहा हूं और सूत्र भी लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। तो भाई सिंपल सी बात है, इसी को तो हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यहां पर अगली वीडियो हो जाएंगे हमारी रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। बच्चे रासायनिक समीकरण को नहीं लिख पाते हैं, उनके तरीके को वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो मिस्टेक कर देते हैं। तो हम आज आप लोगों को समझाएंगे कि रासायनिक समीकरण के लिखने का तरीका क्या होता है ना। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी रासायनिक समीकरण को लिखने की
विधि। अब देखिए क्या क्या विधियां हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम रासायनिक समीकरणों को सही तरीके से लिख सकते हैं, इसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट, अभिकार को तथा उत्पादों के सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रही ना कुछ बात? जैसे आपसे कह दिया गया कि कॉपर सल्फेट लिखिए, तो अब आपको कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र ही नहीं पता है। भाई आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है ना भैया, और रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको सूत्र ही नहीं पता है तो रासायनिक समीकरण को नहीं लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रासायनिक समीकरण में पदार्थ हमेशा अणुओं के रूप में लिखे जाते हैं, अणुओं के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो उसको हमेशा O2 करके लिखा जाता है, हाइड्रोजन की बात करें तो H2, क्लोरीन की बात करें तो Cl2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाइट्रोजन की बात करें तो N2। यानी कि आप देख लीजिए यहां पर अणुओं के रूप में इनको लिखा गया है। और आप सभी को बता दें कि ये जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, और नाइट्रोजन है, ये गैसें द्विपरमाणुक होती हैं। क्या होती हैं? तो इनको लिखने के लिए हमेशा डबल अणुओं का इस्तेमाल करेंगे, जैसे O2, H2, Cl2। और जबकि एक परमाणुक तत्वों को उनके प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये सब चीजें आदि। समझ में आ रही नहीं आप बात? तो चलिए तीसरे पॉइंट को देखिए। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हम बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में, यहां पर लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, चिन्ह लगा दिया जाता है। समझ में आ रही ना भैया बात? तीसरा पॉइंट सबको समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, जैसे अभी हमने एक आपको समीकरण लिखी थी Mg+O2, लिखा था कि नहीं लिखा था? तो ये क्या थे? दोनों अभिकारक थे कि नहीं थे?
तो इनको देखो हमने LHS की तरफ तो ही लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड ही तो लिखा था। और देखिए अगला हमने थोड़ा सा और यहाँ पर जोड़ा है कि विभिन्न अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह, जैसे मान लिया आप Mg इस्तेमाल की, ऑक्सीजन इस्तेमाल की, तो उसके बीच में क्या लगा रहे हैं? प्लस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अभिकारक 3-3 हो जाते हैं, तो उनके बीच में देखो दोनों के तीनों के बीच में प्लस लगाते हैं, लगाते कि नहीं तो अगर जो विभिन्न अभिकारक आ रहे हैं तो उनके बीच में आपको प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करना है। क्लियर हुआ? चलिए चौथा पॉइंट क्या है? उत्पादों को यानी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों को कहां लिखा जाता है? हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। तथा विभिन्न उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या है, बहुत सारी रिएक्शनों में ऐसा होता है कि उत्पाद भी कई सारे होते हैं और वो सॉरी अभिकारक भी कई सारे होते हैं और उत्पाद भी कई सारे बनते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं? तो इस कंडीशन पर क्या है, उसमें भी आप लोगों को प्लस का चिन्ह लगा देना है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, HCl लिया और प्लस क्या लिया? सोडियम लिया। अब इधर देखिए दो यहाँ पर अभिकारक हैं, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। जब उत्पाद बनता है तो क्या बनता है? NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस। निकलती कि नहीं निकलती है? तो देखो उधर भी प्लस लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रासायनिक प्रक्रिया में अगर जो हम अभिकारक लिख रहे हैं तो प्लस लगेगा और उनको हमेशा बाईं तरफ लिखना है, लेकिन उत्पाद की बात आई तो दाईं ओर लिखना है। और अभिकारक और उत्पाद जिस प्रकार से अभिकारक की तरफ कई सारे अभिकारक होते तो चिन्ह लग जाता है, उसी प्रकार कई सारे उत्पाद जब बनेंगे तब भी उनमें प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे अभी हमने आपको Mg+O2 बताया था जो, तो उसमें आपका देखिए MgO ही बन रहा था, सिंपली एक ही उत्पाद बन रहा था ना। तो यहां पर देखिए प्लस की कोई जरूरत नहीं है, इधर है ना, क्योंकि एक ही उत्पाद बन रहा है। यदि उत्पाद कई सारे बन रहे हैं तो फिर आपको उसमें भी प्लस का चिन्ह लगाना है। क्लियर हो गया? ये चौथा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पांचवें पॉइंट को समझ लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान होना चाहिए। जैसे यहां पर लिख देता हूं, अभिकारक एवं उत्पाद के बीच तीर का निशान लगा होना चाहिए। जैसे आप जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लिया अभी हमने HCl लिखा था और प्लस सोडियम लिया था, तो इसके बीच में एक देखिए हमने ऐसे तीर का निशान लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया है? तो ये भी लगा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तब जाकर के रिएक्शन को सही माना जाएगा, नहीं तो गलत मान लिया जाएगा। आपको सारे रूल फॉलो करना है। ठीक है, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया में जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में आप ये भी देखें कि परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या भी क्या होनी चाहिए? उत्पाद और अभिकारक की तरफ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो फिर द्रव्य विनाशता का नियम फॉलो नहीं करेगी वो समीकरण, और वो गलत हो जाएगा। तो इसमें ये छठा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या
बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रही ना भैया बात? यानी अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये भी यहां पर आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कंकाली रासायनिक समीकरण, ये कंकाली रासायनिक समीकरण भैया क्या होती है, इसको जरा समझिए। ऐसी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों मतलब अभिकारक और उत्पाद, दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे मैं आपको लिख दूं 2HCl प्लस Na, और यहां पर क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। अब इधर आप देखिए, यहां पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन की भी 2 परमाणु हैं, लेकिन उधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन क्लोरीन के परमाणुओं में क्या हो गई है, कमी हो गई है। यानी आप ऐसी समीकरण में देखिए कि उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। क्लियर हुआ? तो कंकाली रासायनिक समीकरण आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, अगली हेडिंग को समझिए। अगली हेडिंग हो जाएगी द्रव्य अविनाशिता। द्रव्य अविनाशिता का नियम। ये द्रव्य अविनाशिता का नियम क्या है भैया? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक परिवर्तन में ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही बनता है। यानी इस नियम में जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसमें ना ही कोई परमाणु नष्ट होगा, यानी जितने परमाणु अभिकारक में इस्तेमाल किए गए होंगे उसमें से कम नहीं होगा, और ना ही उत्पाद की तरफ कोई एक्स्ट्रा बनेगा और ना उसमें कोई कम होगा। जैसे H2 ले लिया प्लस Cl2 ले लिया, एरो क्या बनेगा, 2HCl। अब यहां पर आप लोग देखिए, क्या ये समीकरण द्रव्य अविनाशिता के नियम को फॉलो कर रही है? तो जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं,
है कि नहीं है? क्लोरीन के भी कितने परमाणु हैं? और यहां पर भी आप देख लीजिए हाइड्रोजन भी 2 हैं और यानी ये द्रव्य विनाशता के नियम को फॉलो करती है। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ जो है ना परमाणु कम हुए हैं ना बढ़े हैं, यानी ना कोई कमी हुई है ना कोई बढ़ोतरी हुई है। इसलिए द्रव्य विनाशता का नियम इस पे काम कर रहा है। ठीक है।